नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 29 सितंबर 2020 और करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर अभी कवर कर रहे हैं। और करंट अफेयर में सितंबर का करंट अफेयर है, यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ये एग्जाम्स देने हैं वो इस पे ज्यादा ध्यान दें, साथ में आगे भी जिनके एग्जाम है वो भी इसको पढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं और 30 क्वेश्चन ये करंट अफेयर के हम यहाँ पर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसको हीट भी बोलते हैं हाई स्पीड को, है ना। और वैसे अभ्यास इसका नाम है। इसका सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया गया, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि अभ्यास को इसरो द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है, इसका बालासोर से किया गया, बालासोर उड़ीसा में है। और दूसरा जहां तक स्टेटमेंट है, ये इसरो के द्वारा नहीं किया गया, ये सब डिजाइन और डेवलपमेंट का ये जो काम होता है इस तरीके का, ये डीआरडीओ करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, और इस तरीके से केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है। ये प्रश्न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये बार बार इंपॉर्टेंट लग रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो बैंकों के कामकाज को विनियमित करने का प्रयास करता है और लाइसेंसिंग, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विवरण प्रदान करता है, किस वर्ष इसको पारित किया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम को कब पारित किया गया, प्रश्न केवल इतना है, बाकी इसके काम लिखे हुए हैं, इसको भी आप तैयार करिए। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपके टेस्ट सीरीज से कितने प्रश्न आए, आपके करंट से कितने प्रश्न आए। मैंने उनसे ये कहा कि अब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो शायद आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको सही से किया है उनको पता है कि मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन आए हैं। इवन जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है, करंट अफेयर डेली 30 में किया हो या मंथली किया हो, उसमें से भी जीएस के कई प्रश्न मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप एक बार उसको देखिए, देखने की कोशिश करिए। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे नहीं दिखती हैं आपको, क्योंकि वो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल के क्या व्याख्या कर रहा हूं और कौन सा प्रश्न उससे निकल रहा है, वो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी मदद करता है। एक क्वेश्चन मेरे पास फोन आया, उसमें कहा सर हींग वाला आपने पढ़ाया था, मुझे नहीं आता कि हींग वाला मैंने पढ़ाया क्या, कि हींग जड़ों से प्राप्त होती है। कल मैं क्वेश्चन देख रहा था तो डेली 30 के एक क्वेश्चन की व्याख्या में मैंने पढ़ाया था, करंट का क्वेश्चन था, हींग पे कुछ जीआई टैग का मामला या कुछ था ऐसा, तो उसकी व्याख्या में मैंने बताया था। हमने कहा हाँ बताया था, तो उन्होंने कहा सर इसीलिए सही हो गया। हमने कहा बहुत बढ़िया सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है बैंकों के कामकाज को जो विनियमित करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1949 में ये संशोधन संसद में पारित किया गया और ये विधेयक जो है, ये अध्यादेश, अभी ये विधेयक बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 इसकी जगह लेने जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। तो अभी जो बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 है वो किसकी जगह लेगा, ये भी प्रश्न बनेगा। तो ये 1949 में जो पारित हुआ था उसकी जगह लेगा। अगला प्रश्न, कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, नाहेप इसको ऐसे कई बार बोल देते हैं हम लोग, NAHEP के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैकथॉन का क्या नाम है। तो ये जो हैकथॉन शुरू की गई है किस लिए, कृषि मशीनीकरण में नवाचार के लिए, इसका नाम क्या है, कृतज्ञ, कृतज्ञ इसका नाम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, बेसल जर्मनी का एक शहर है, यहां पर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय स्थित है। बेसल जर्मनी में है, पहले तो आप ये देखिए बेसल है कहां। अगर बेसल जर्मनी में है तो बाकी बातें सही हैं, और यहां पर यही टेस्टिंग हो रही है, बेसल जर्मनी में नहीं है, बेसल मानक होते हैं, और वो कहां है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर स्थानों में से विश्व स्तर पर यह माना जाता है। और भारत में किसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ये आज का प्रश्न है। तो पहला तो ये गलत हो गया, बाकी बेसल में मुख्यालय है ये सही है, किसका, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का, BIS का, लेकिन ये जर्मनी में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, तो पहला गलत हो गया। बेसल समझौते का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों के पास अप्रत्याशित नुकसान को सहन करने तथा दायित्वों को पूरा करने हेतु तो पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करना है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेसल थर्ड अनुपालन बांड
जारी करके 7,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। कितने रुपए की? 7,000 करोड़ रुपए की। और इन बॉन्ड पर दूसरा स्टेटमेंट है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 24% की ब्याज दर अदा की जाएगी। यानी कि इसका जो ब्याज दर है वो ये कह रहा है कि 24% होगी 15 वर्ष की अवधि के लिए, लेकिन ये 15 वर्ष नहीं, ये 10 वर्ष के लिए। और जो ब्याज दर दी हुई है, दर जो दी है 24%, ये सही है, लेकिन ये वर्ष गलत है, तो दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर से सीमा शुल्क समझौता के अंतर्गत उत्पत्ति नियमों का नियम 2020 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, इसको बोलते हैं कैरोटार 2020, ये लागू किया गया है। 21 सितंबर से ये लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। ये नियम विभिन्न व्यापार समझौतों एफटीए, पीटीए, सेसा, सेपा के अंतर्गत नवीन परिचालन प्रमाण प्रक्रिया के पूरक नियम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो समझौते हैं, ये इसके अंतर्गत पहले से क्रियान्वित परिचालन प्रमाण प्रक्रिया के ये पूरक नियम है, ना कि नवीन परिचालन प्रक्रिया के हैं। देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, यहां पर दिया है नवीन परिचालन प्रमाण प्रक्रिया के पूरक नियम है, जबकि ये पूर्व में जो चल रहे थे उनके पूरक नियम है। तो इतना माइन्यूट लेवल खैर जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इतना अगर छोटा सा आप ध्यान रखेंगे, कोई गलती दी हुई है, छोटी सी बात, छोटी सी कोई ऐसे ऐसे वर्ड आपको डाल दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो अगर आप ध्यान डालना उस पर जानते हैं, अपना ध्यान वहां तक पहुंचाते हैं, तो क्वेश्चन गलत जल्दी नहीं होंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, फेलुदा परीक्षण को टाटा क्रिस्पर परीक्षण भी कहा जाता है। फेलुदा जो परीक्षण है इसको टाटा क्रिस्पर परीक्षण भी कहा जाता है, कोविड-19 से रिलेटेड है। और वित्त मंत्रालय के अनुसार इस परीक्षण के परिणाम सटीकता में आरटीपीसीआर परीक्षणों के समान है। आरटीपीसीआर सबसे प्रमाणिक माना जाता है जो कोविड-19 का परीक्षण होता है। मेरा भी आरटीपीसीआर हुआ है। आरटीपीसीआर जो होता है इसमें क्या लिया जाता है, जो जबान है आपकी उस पर जितना भी आपका पदार्थ है वो, और नाक से पदार्थ लिया जाता है, और सबसे सटीक माना जाता है। और ठीक इसी तरीके से ये फेलुदा परीक्षण भी है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर कि वित्त मंत्रालय इसको मान रहा है कि ये जो है परीक्षण के समान है, आरटीपीसीआर परीक्षणों के समान है, ये दे रहा है। तो वित्त मंत्रालय इसको क्या करेगा? वित्त मंत्रालय से इससे क्या मतलब? स्वास्थ्य विभाग हो सकता है, सीएसआईआर कोई रिपोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पर सीएसआईआर का ये काम है, सीएसआईआर ने किया था कि उसको बताया था उसके समान है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अनुमोदित कोविड-19 है तो फेलुदा परीक्षण प्रारंभ किया गया। तो फेलुदा परीक्षण ये प्रारंभ है, और फेलुदा जो है FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, इसका फुल फॉर्म है FNCA-SA9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? फेलुदा। इसका संक्षिप्त रूप है, क्या है इसका संक्षिप्त रूप है। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। फेलुदा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे कोविड पे मैंने बार बार आपसे कहा था कि बहुत प्रश्न बनने वाले नहीं है, क्योंकि कोविड पे इतने ज्यादा प्रश्न है कि पूरा पेपर इस पे बनाया जा सकता है, और वही हुआ। दो पेपर्स हुए, अभी एक बीओ का एग्जाम हुआ और आरओ का, उसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। वज्र योजना को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि जो वज्र योजना है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB सर्व इसके द्वारा किया गया है, और ये सांविधिक निकाय है। ये दोनों बातें, दो बातें कही गई हैं, दोनों सही हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी टैंकों का विकास करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी टैंकों का विकास करना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है गैर निवासी भारतीयों जो NRI हैं, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिनको OCI बोलते हैं, NRI और OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को एक निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं और वित्त विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए भारत लाना है। यानी कि जो ये लोग हैं ये भारत आके काम करें, ये इसका है। स्वदेशी टैंकों का निर्माण करना नहीं है, ये तो बिल्कुल खिलवाड़ कर दिया गया है। ऐसा खिलवाड़ यूपीपीएससी भी करता है आपसे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में हाथियों की घटती आबादी का 1/3 बोत्सवाना में पाया जाता है। घटती आबादी का 1/3, यानी कि बोत्सवाना में अभी क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 330 हाथियों की मौत हो गई, और इसका कारण था साइनोबैक्टीरिया।
जांच से पता चला कि पानी में साइनोबैक्टीरिया द्वारा एक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो गया था और 300 हाथी इससे मर गए। तो अफ्रीका में जो हाथियों की आबादी घटी, उनमें से एक तिहाई बोत्सवाना में पाया जाता है। घटती हुई आबादी का, यानी कि 300 हाथी वहां पर, 330 हाथी मर गए थे। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों से इस साल चाड में 300 से अधिक हाथियों की मृत्यु हुई। तो चाड में नहीं हुई थी, ये कहां पर हुई? यहीं पर हुई, बोत्सवाना में। तो दूसरा गलत है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बोत्सवाना के बारे में आपको देख लेना है, मैप खोलना है। बोत्सवाना की सीमा किससे किससे मिलती है? एटलस लेके बैठा करिए, करंट अफेयर में एटलस की जरूरत पड़ती है। तो मैं जब बोलूं तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसको खुद देखिए, उसको खुद देखिए। इतना कष्ट अपने आप को आप दीजिए, जितना कष्ट अपने आप को आप घर पे दे लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना कम कष्ट आपको प्रश्न पत्र देगा। ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जो प्रश्न है, तो ये बोत्सवाना के बारे में देख लीजिए, किससे किससे सीमा मिलती है, वहां की नदियां क्या है, कैसा कंट्री है ना, तटीय है, लैंडलॉक है, किससे क्या है, ये सब देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, पायलट व्हेल की दो प्रजातियां हैं। लघु पंख वाले पायलट व्हेल जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और लंबे पंख वाले पायलट व्हेल जो ठंडे पानी में रहते हैं। क्या ये सही है? दोनों सही है, दोनों बातें इसमें सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि दो तरह के हैं, और लघु पंख वाले और दूसरे हैं लंबे पंख वाले, और कहां कहां पाए जाते हैं, ये दोनों बातें सही है। दूसरा है, दोनों प्रजातियां आईयूसीएन की रेड लिस्ट में दर्ज नहीं है। ये दोनों की दोनों प्रजातियां, है ना, आपको बताना चाहता हूं, रेड लिस्ट में अपर्याप्त डेटा वाली संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तस्मानिया में व्हेल्स का समुद्री तटों पर रेत में फंसना असामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल असामान्य घटना नहीं है, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है। अगर कहता सामान्य घटना है तो भी बात है, सही हो जाती। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, सामान्य घटना है ये भी सही है, असामान्य घटना नहीं है ये भी सही है। इन्हें पायलट व्हेल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन व्हेल के समूह को एक पायलट या नेता द्वारा नेविगेट किया जाता है। देखिए, हर जगह पे एक लीडर होता है और वो लीड करता है, वो रास्ता दिखाता है। ऐसे हर कम्युनिटी में पाया जाता है। आप देखिए, आप देखेंगे तो कई चीज, आप चींटियों को देखिए, झुंड में चल रही तो आगे एक लीडर, मधुमक्खी को देखिए आगे एक लीडर, ठीक है, हर जगह एक लीडर की जरूरत पड़ती है, तभी तो रास्ता दिखाएगा। तो ऐसा इसमें भी होता है। तो दोनों की दोनों बातें ये सही है। अब तस्मानिया में व्हेल्स का समुद्री तटों पर रेत में फंसना, ये करंट अफेयर की न्यूज है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कहां पर ऐसा हुआ, ठीक है। तस्मानिया की भी लोकेशन आप देखिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस के नाम में असत्य कथन है। ब्रुसेलोसिस के बारे में, एक्चुअली सॉरी, ब्रुसेलोसिस के बारे में असत्य कथन क्या है? ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण रोग है, यानी कि इसका जो संक्रमण होता है वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु संक्रामक है। दूसरा है, ये मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। तीसरा है कि मनुष्यों में ब्रुसेलोसिस प्रायः दूषित भोजन जैसे कच्चा मांस, अस्वास्थ्यकर दूध, इसके उपयोग से फैलता है। और तीसरा है, ये इंसानों को प्रभावित नहीं करता। इतना कठिन प्रश्न बनाने के बाद चौथा लाके बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। चौथा ये जो है, ऐसा यूपीपीसीएस भी करता है। एक वो बहुत खराब विकल्प देता है, तो ये इंसानों को प्रभावित नहीं करता। अगर नहीं करता तो इतनी चिंता हम जानवरों की करने वाले नहीं थे फिलहाल। तो ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसानों को ये प्रभावित करता है, इंसानों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। चीन के लांझोउ शहर में अभी पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसाव के कारण ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है, इसका प्रकोप फैल गया था, प्रकोप हुआ था वहां पर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंडा तथा दिदाई जनजातीय समूह उड़ीसा में निवास करते हैं। बोंडा और दिदाई दोनों ये उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा के 62 जनजातीय समूहों में से 13 को पीबीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि देश में सर्वाधिक है, यानी कि इतना किसी स्टेट में और कहीं नहीं प्राप्त है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, है ना, 2020 पारित किया गया। मूल रूप से विदेशी अंशदान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये तो संशोधन विधेयक है, मूल रूप से 2010 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनजीटी की स्थापना, सीधा हमने डेट सहित उसको कराया था दिल्ली 30 में। करंट अफेयर में था वो, दिल्ली 30 में भी था। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 वहां पूछा गया था, मैंने तो वहां पे डेट भी करा दिया था, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा किसी दिल्ली 30 में। तो ऐसे ऐसे दिल्ली 30 में तैयार, अब आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन।
कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट सील्ड तमिलनाडु में 5 जिलों में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु से याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सील का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दे देगा, तो आपको तमिलनाडु प्रोजेक्ट सील्ड याद ही रखना है। 5 जिलों में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है। यानी कि सील्ड प्रदान करता है किसको? महिलाओं को और बच्चों को, जो भी वुमेन है और चिल्ड्रन है उनको एक सील्ड प्रदान करता है। तो दोनों की दोनों बातें ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पांचों जिलों का नाम अगर आपको जानना है तो तिरुचि, पुटुकोट्टई, करूर, पेरम्बलूर और अरियारूर, ये 5 जिले हैं और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर यह काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बीओ में यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए करंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है कि अनुमोदन कौन करता है और एक है कि उसको मंजूर कौन करता है। 2 चीजें यहां पर होती हैं, तो दोनों चीजों का आंसर अलग अलग है। बीओ में पूछा गया था कि अनुमोदन कौन, मंजूरी कौन प्रदान करता है, यही प्रश्न शायद पूछा गया था। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होगी वो क्या करेगी? मंजूरी प्रदान करेगी। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक है ना, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए दोनों का नाम भी मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये चीज पर ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संसद ने कोविड-19 रोगियों को उपचार करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। मूल रूप से महामारी रोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कल भी इस पर मैंने प्रश्न किया था, यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया था। तो 1897 में मूल रूप से यह पारित किया गया, तो तब से कोई नहीं था। अब 2020 का ये महामारी रोग संशोधन विधेयक पारित हुआ है। 97, कौन सा? 1897, 1997 नहीं, यानी कि 123-24 साल, 123-24 साल पुराना जो नियम था उसी पे हम चल रहे थे और अब जाके ये 2020 में पारित किया गया है। बहुत सारे अंग्रेजों के जमाने के अभी भी हमारे यहाँ नियम कानून चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और 1945 में कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को ये 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। 24 अक्टूबर को 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1945 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और इसमें एक चीज है, ये इस बार का अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो बनाया जा रहा है वर्चुअली आयोजन इसका होगा, और वर्चुअली आयोजित इस कार्यक्रम में द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म, ये शीर्षक है इस बार का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में निर्वाचन निकाय संघ AWEB के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है? तो ये विश्व भर में चुनाव प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा संघ है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2013 को सांगडो दक्षिण कोरिया में की गई थी, ये भी सही है। इसका अस्थायी सचिवालय रोम में यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थित है। इसका अस्थायी सचिवालय अगर यहाँ पर हुआ था दक्षिण कोरिया में, तो जाहिर सी बात है कि ये सियोल में या हो सकता है या और किसी शहर में जो दक्षिण कोरिया में है। तो ये तीसरा गलत है, सी ऑप्शन। अगर जरा सा ध्यान दें तो हो जाएगा। नॉर्मली जहां पे स्थापना होती है वहीं पे मुख्यालय स्थापित किया जाता है, कोई जरूरी भी नहीं है। और अगला है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी चुनाव कराने में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। तो AWEB विश्व निर्वाचन निकाय संघ, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय सियोल में है। सियोल कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम सेपिंग पीस टुगेदर, सेपिंग पीस टुगेदर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और ये मनाया कब जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 21 सितंबर नहीं बताया, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। 31 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें भी क्या, अब किसी का बर्थडे होगा तो अलग बात है, ठीक है। 1981 से इसको शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चेंदमंगलम केरल के एर्नाकुलम के पास एक छोटा सा शहर है, क्या सही है? केरल में शहर है, बिल्कुल सही है। और चेंदमंगलम 5 नदियों के संगम पर स्थित है।
ये 5 नदियों नहीं, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। और ये जो 3 नदियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और ये क्यों चर्चा में आया है? केरल में बुनकरों के लिए काम करने वाले केयर फॉर चेरमंगलम, केयर फॉर चेंदमंगलम, ये फोर ऐसे लिखा है लेकिन इसका अर्थ फार है, केयर फॉर चेदमंगलम, बेंगलुरु में अनुदान संचय समारोह ये आयोजित हुआ। और ये केयर फॉर चेदमंगलम ने इसको किया था और ये केरल में बुनकरों के लिए काम करती है। इसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त चेदमंगलम जो साड़ी है उसको प्रदर्शित करने के लिए जाना गया, उसका प्रदर्शन इसने किया। और चेदमंगलम जो है ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ये जो शहर है ये प्राचीन बंदरगाह जो मुजरिस था, मुजरिस का हिस्सा था। और ये कर्नाटक के बुनकरों, देवांग चेट्टियार उनको बोलते हैं, उनके द्वारा महीन सूत कताई के लिए जाना जाता था ये पूरा क्षेत्र। तो इसलिए ये चर्चा में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICZM प्रोजेक्ट के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ICZM का उद्देश्य तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है। बिल्कुल सही है, ICZM का यही उद्देश्य है। और ये विश्व बैंक की सहायता से कार्य करता है, विश्व बैंक की परियोजना है, सहायता प्राप्त परियोजना है उसकी। वर्ष 1992 में रियो दी जनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ICZM की अवधारणा का उद्भव हुआ। ये भी सही है, 92 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तभी उद्भव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट NCSCM ये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। और इसकी परियोजना के संदर्भ में सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र चेन्नई में ये है, जो मैंने बताया नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर है, भारत में चेन्नई में, NCSCM। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया एकमात्र देश हैं जिनके द्वारा समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है, उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा सागर तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला शहर है। ये भी बिल्कुल सही है, जो ब्लू फ्लैग के बारे में कल अभी हमने चर्चा की थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लू फ्लैग जो प्राप्त सर्वाधिक समुद्र तट हैं उनके साथ स्पेन शीर्ष स्थान पर है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग कहाँ के तट को मिला है, तो ये स्पेन के 566, और उसके बाद भी ग्रीस का स्थान है 515, फिर फ्रांस 395। इतना खैर नहीं पूछा जाएगा। उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा सागर तट है, इसको ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला शहर, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है 19 सितंबर 2020 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को 60 वर्ष पूरे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, सिंधु जल समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और चेनाब के पानी पर भारत को पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय थे और पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे अयूब खान, उनके हस्ताक्षर किए गए। और इसके तहत सिंधु जल समझौते में 3 पूर्व नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत को नियंत्रण प्रदान किया गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा नियंत्रण। एक मिनट, तो यहां पर जो ये दिया हुआ है कि सिंधु जल समझौते के अनुसार पूर्व जो 3 पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत को पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। ये बात सही है कि गलत है, यही तो इसमें बताना है। अब यहां पर देखिए 60 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। 19 सितंबर 2020 को ये पूरा हो रहा है क्योंकि 1960 में ये समझौता हुआ था। अब ये जो सिंधु जल समझौता हुआ इसमें रावी, व्यास और यहां पर देखिए दिया रहा है, एक क्या दे रहा है, चेनाब। यहां पर होना क्या चाहिए था, सतलुज। तो पूर्ण नियंत्रण तो प्रदान किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नदी पर किया गया, रावी, व्यास और सतलुज पे किया गया। यहां पर रावी, व्यास, चेनाब दे रहा है। इतना छोटा सा अंतर होने पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 महात्मा गांधी की जयंती पर किया जाएगा, ऐसा प्लान किया गया है ना। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव इसका शिखर सम्मेलन का नाम है, किया जाएगा।
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ विभाग की एक पहल है, तो ये लोग मिलके इसको कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन कौन मिलके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और डीआरडीओ, ये लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। इस विभाग की पहल है। विचार प्रक्रिया, प्रथा और अनुसंधान व विकास संस्कृति पर विचार विमर्श ये करेंगे, यानी कि इसको सम्मिलित तौर पर ये इसमें मतलब जो भी विचार हैं उन और जो भी प्रथाएं हैं, ठीक है, और जो अनुसंधान व विकास संस्कृति है हमारे यहाँ, उस पर चर्चा की जाएगी। एक थिंक टैंक के तौर पर समझ सकते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई है ना। 2 स्लॉथ बियर की, भालू की मृत्यु हो गई नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में चंदक दंपारा वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट अवस्थित है। तो ये दोनों बातें सही है। 2 स्लॉथ बियर की यहाँ पे मृत्यु हुई है। प्रश्न अलग से भी बन सकता है कि कहां पर मृत्यु हुई है, और दूसरा पूछा जा सकता है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ है? तो चंदक दंपारा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के किन संस्थानों को अपग्रेड करके राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किया गया? तो लोकसभा ने जो बिल पारित किया है वो किन संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए किया है? राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 2 संस्थान हैं, गुजरात फोरेंसिक साइंस एंड यूनिवर्सिटी गांधीनगर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज। इन दोनों को क्या किया जाएगा? इन्वेस्टिगर फोरेंसिक विज्ञान में, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब एक विश्वविद्यालय के रूप में ये काम करेंगे। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ये लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। तो लेह मनाली मार्ग, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेह मनाली मार्ग अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, तो अटल टनल इसका नाम रखा गया है। ये जो सुरंग है ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी कि 10,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सुरंग है उसमें सबसे लंबी है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे नाम रोहतांग सुरंग था, लेकिन अब ये नाम रख दिया गया है। आपको ये कैसा लगता है ये आप हमको बता सकते हैं लाइक का बटन दबा के। आपके कोई सुझाव है तो आप उसको भी दे सकते हैं, लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। बाकी हम तो आपके लिए डेली 30 कर ही रहे हैं। बीच में बीमारी की वजह से ये बंद हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें, बाकी और कोई कारण नहीं था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, तो मैंने किया क्योंकि आपके लिए आगे काम कर सकूं। बाकी आपके जो विचार हैं वो हमको भेजें। बहुत लोगों के बहुत बुरे भी विचार होते हैं, मुझे इन बीच में उन विचारों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छाई बुराई, और अगर वो बुराई नहीं करेंगे तो आप लोगों की जो अच्छाई है वो मेरे सामने कैसे आएगी? अगर वो बुरे ना होते तो मैं आपको अच्छा कैसे कहता? पता ही नहीं चलता कि आप अच्छे हैं। ठीक इसी तरह खट्टा मीठा जीवन भी होता है, और जिंदगी में ऐसा नहीं है केवल मिठास ही हो। तो कुछ लोग आलोचना करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो भी करें वो जायज होना चाहिए। अगर मैं उस आलोचना के काबिल हूँ तो आप जरूर करें, अगर मैं तारीफ के काबिल हूँ तो मेरी तारीफ भी जरूर करें। अगर मैं गाली खाने के काबिल हूँ तो गाली भी दे सकते हैं, लेकिन काबिलियत होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका कब होता है? जब आप काबिल होते हैं, जब आप पढ़ते हैं, एक लेवल से ऊपर आप बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना काबिल हुए सिलेक्शन हो जाए, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए। तो बिना काबिलियत के अगर आपको कोई भी तमगा मिल रहा है, बिना काबिलियत के कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, तो लगता है कि वो बेवकूफ है सामने वाला। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मुझ पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो अपनी बेवकूफी का परिचय दे रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।